आप देख रहे हैं प्रलय टीवी। मैं हूँ शिखा तिवारी और मेरे साथ चर्चा में है समीक्षा कपूर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत के संविधान के विषय पर। जैसा कि हम जानते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध, जैन और इन सबकी हमारे संविधान भी माना जाता है। यहाँ तक यानी कि हमारी हमारी सरकार और हमारी जो किसी भी धर्म के साथ भेदभाव, बल्कि सिर्फ यहाँ पे सबको भारतीय समझ के सब आपस में भाईचारे में रहते हैं। जी हाँ शिखा, जैसा कि आपने बताया कि हमारे जो भारत देश है वहाँ पे जो हमारी सरकार है, जो हमारा संविधान है, वो किसी भी धर्म, जाति, प्रजाति के साथ कोई भेदभाव नहीं करता है, बल्कि हमारा एक अकेला ऐसा देश है जिसको हम सेक्युलर नेशन भी कहते हैं। और यही एक ऐसा देश है, भारत देश ही एक ऐसा देश है जहाँ पे लोगों के साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होता है। लेकिन फिर भी अगर हम दूसरे देशों के मुकाबले देखें तो अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, यहाँ पर जो हम कह सकते हैं कि हिंदू जो हैं वो अल्पसंख्यक हैं। यहाँ पे जो हिंदू हैं उन लोगों के साथ बहुत ही बुरे तरीके का बर्ताव होता है। अभी हाल ही में हमने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी हैं, बहुत सारे ऐसे हमने केसेस सुने हैं। हाल ही में एक गुरुद्वारे में हमला हुआ था हिंदुओं पे, लेकिन इसके लिए किसी ने आवाज नहीं उठाई। लोग ऐसा सोचते हैं कि वो दूसरा देश है, वो वहां रहते हैं, दूसरे देश में रहते हैं, हम यहाँ पे उनके बारे में बात क्यों करें। मगर ये चीज एक बहुत गलत चीज है, हमको इस बारे में बात करनी चाहिए और हमें इस विषय का भी पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि हमारा जो सनातन धर्म है वो सबसे पुराना धर्म है, तो वो भी सनातन धर्म के ही लोग हैं। और हमें कुछ नहीं तो हमारे धर्म के नाते उन लोगों की, हमारे जो भाई, हमारे जो अलग रह रहे हैं दूसरे देशों में, हमारे जो हिंदू भाई बहन हैं, जो हमारे जैन भाई बहन हैं, बुद्ध भाई बहन हैं, हमें उनकी भी रक्षा करनी चाहिए। जिस तरह हमारे देश में हम किसी भी धर्म के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होने देते, सारे धर्म को, यहाँ तक कि जो माइनॉरिटीज यानी कि अल्पसंख्यक है हमारे देश में, उनको हमसे ज्यादा बढ़कर सारे राइट्स यानी कि ये सब मिलने जाते हैं। लेकिन जैसे हमारे हिंदू दूसरे देश में हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं पाकिस्तान में अभी एक आपदा चल रही है, कोरोना। तो बिल्कुल बिल्कुल। उस समय वहां पे हमारे यहाँ के जो लोग हैं, भारतवासी या हिंदू जो हैं, उनके साथ भेदभाव ऐसे हो रहा है कि उनका इलाज नहीं कराया जा रहा है ढंग से कोरोना के लिए। वो लोग अपने मुस्लिम या जो वहाँ के लोग हैं उनको ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और उनका इलाज करा रहे हैं पहले। लेकिन हिंदू को बोला जा रहा है कि आप आपका पहले धर्म बदलिए, पहले आप मुस्लिम में परिवर्तन कीजिए, फिर हम आपका इलाज करेंगे। जी हाँ बिल्कुल, मैंने भी ऐसी बहुत सारी वीडियोस अभी देखी थी कुछ दिनों पहले, जहाँ की अभी जो हमारा देश है वो कोरोना महामारी से जूझ रहा है, मगर फिर भी यहाँ पे एक एंगल दिया जा रहा है कि लोगों को बोला जा रहा है कि पहले आप अपना धर्म बदलिए, फिर हम आपका इलाज करवाएंगे। और वहीं अगर हम इंडिया में देखें तो यहाँ पे लोग, स्वास्थ्य कर्मी जो हमारे हैं और हमारा जो पुलिस प्रशासन है, वो इतनी मेहनत कर रहा है लोगों के इलाज के लिए, और बल्कि लोग उन पे ही पत्थर बरसा रहे हैं, उनको ही मार रहे हैं, उनसे डर रहे हैं। जबकि जो हमारा भारत का संविधान है वो कहता है कि राइट टू इक्वालिटी, यानी कि सबको समान तरीके का हक देना। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा है कि ये जो समान हक है इसका लोग गलत फायदा उठा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही गलत चीज है। ये लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा सजग होना चाहिए। हाँ, हम हमारे देश में माइनॉरिटीज को सबसे ऊपर रखते हैं, उनको अलग तरह के अधिकार और वो मिलते हैं। जी हाँ लेकिन बिल्कुल हमारे देश बिल्कुल। के जो हिंदू दूसरे देशों में हैं, उन लोगों के साथ ऐसी चीज होती है। इसके लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। जैसे बिल, हमारे देश में मुस्लिम्स को हम सबसे ऊपर रखते हैं, मतलब उनको अलग तरह से हक मिलता है हर चीज का, उनके साथ कोई बिल्कुल भेदभाव नहीं किया जाता है। लेकिन फिर भी वो हमारी धर्म वाले लोगों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं और वो नहीं रख पाते हैं हमारे साथ उतना भाईचारा बिल्कुल बिल्कुल। और अपने हमारा जो देश में। भारत, जो हमारा भारत का जो संविधान है वो कहता है राइट टू इक्वालिटी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, बट राइट टू इक्वालिटी में जो सब लोग हैं,
जैसे कि हमारा जो देश है, भारत देश जो है वो सेक्युलर नेशन है। सेक्युलर नेशन मतलब कि सब लोगों को एक पूरी तरह से आजादी है अपने धर्म को मानने की, अपनी धर्म में जो भी उनकी मान्यताएं होती हैं उनको, जो भी उनका पूजा पाठ होता है, जो भी उनके त्योहार होते हैं, उन सबको मनाने की। मगर अगर हम देखें तो इन्हीं हकों का, ये जो राइट टू इक्वालिटी है, इसका लोग कभी कभी गलत फायदा भी उठा लेते हैं, जो कि एक बहुत ही हम कह सकते हैं कि बहुत गलत चीज है। इसके बाद मैं आपको, हाँ, जैसा कि हम भारत के संविधान के बारे में आज बात कर रहे हैं, तो भारत देश में बहुत सारी जाति प्रजाति के लोग रहते हैं, जिसमें कि बहुत सारी जातियां आती हैं, और इन सबको ही हमने समान तरीके का हक दे रखा है। मगर अगर अब हम देखें तो ये जो समान तरीके का हक दे रखा है, इसमें कहीं ना कहीं पार्शियलिटी हो जाती है। पार्शियलिटी ऐसे होती है कि जो कुछ, जो एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो कोटा सिस्टम है, कोटा सिस्टम के तहत ऐसा होता है कि लोगों को जो ऐसा हम कह सकते हैं कि जो अपर क्लास एक हो जाती है कोटा सिस्टम में, उन लोगों को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है। और ये ज्यादा प्रायोरिटी के चक्कर में जो हमारे दूसरा जो टैलेंट है, जो कि ओरिजिनल टैलेंट योग्य है, लोग या जो होते हैं, हाँ, जो योग्य लोग होते हैं वो पीछे छूट जाते हैं इसमें, जो कि हमें पता ही नहीं चल पाता है उन लोग, उन योग्य लोगों के बारे में। वो स्ट्रगल करते चले जाते हैं, वो स्ट्रगल करते चले जाते हैं, मगर क्योंकि उनके पास, हम आम भाषा में कहें तो उनके पास इतना बड़ा हाथ नहीं होता है, या फिर उनके ऊपर जैक नहीं होता है, या उनके पास कोटा सिस्टम नहीं होता है, उनके पास कोटा सिस्टम नहीं होता है, तो फिर वो लोग पीछे रह जाते हैं, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी कमी है। जो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, जो कि उन लोगों को प्रायोरिटी देता है। ये समान हक अगर हम राइट टू इक्वालिटी बोलते हैं, तो फिर राइट टू इक्वालिटी इस चीज में भी आनी चाहिए। राइट टू इक्वालिटी स्टार्ट हुआ था कि जो नीचे कास्ट के लोग थे वो हाँ बराबरी हाँ, तब उस जमाने में नहीं कर पाते थे, तब ब्राह्मण या क्षत्रिय ये लोग ज्यादा आगे। ये जब चलता गया तो धीरे धीरे वो लोग बराबर पे तो आए, उन लोग के उनसे भी ऊपर चले गए, जनरल कास्ट से भी ऊपर। अब हम हाँ, अब चलते जो जनरल के हैं लोग, उनके साथ ये चीज बुरी हो रही है कि 60% वाला इंसान अब उस सीट पे बैठा है जहाँ पे किसी 99% वाले इंसान को होना चाहिए था। इसमें मैं कहना तो चाहूंगी ये कि इसमें एक बहुत बड़ा हाथ करप्शन का भी है। आप देखिए कि जो ये करप्शन होता है, ये करप्शन जो होता है, एक मतलब एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगी कि जो इंसान करप्ट है वो भारतीय नहीं हो सकता, वो भारत का हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा जो धर्म है, वो सनातन धर्म जो है वो लाखों साल पुराना धर्म है। और आप हमारे जितने भी पौराणिक ग्रंथ उठा के देख लीजिए, आप हमारी जितनी भी धार्मिक किताबें देखेंगे, तो उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ सच्चाई के रास्ते पे चलने के लिए बोला गया है। हम सच्चाई के रास्ते की बात तो करते हैं, मगर हमें ऐसा लगता है ये बहुत ही फिल्मी बातें होती हैं, सच्चाई का रास्ता पे चलना। अगर हमें जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें शॉर्टकट अपनाना चाहिए, और ये जो शॉर्टकट होता है यही रास्ता देता है करप्शन को। अब ये जो करप्शन है, इसने हमारे सिस्टम को इतना करप्ट बना रखा है कि हर चीज में करप्शन है। आप देखो कि सरकार ने ऐसी बहुत सारी योजनाएं निकाल रखी हैं गरीबों की मदद के लिए, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है राइट टू इक्वालिटी। तो हमारे सरकार ने बहुत सारी योजनाएं निकाल रखी हैं, हमारे गवर्नमेंट ने योजनाएं निकाली कि हम गरीबों की मदद करेंगे। मगर उसमें क्या होता है, जैसे मनरेगा देख लीजिए, और आवास योजना देख लीजिए, इन सब में क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो हमारे सरकारी बाबू रहते हैं, ये कहीं ना कहीं अपना एक सोर्स तो ढूंढ ही लेते हैं कि हमें यहाँ से एक हमारा कमीशन यहाँ से सेट हो जाएगा, हम इतना पैसा हमें सरकार से मिलेगा, बट हमारा ये कमीशन रहेगा। तो ये जो कमीशन वाला जो फैक्टर होता है, ये जड़ है, ये मूल जड़ है हमारे देश में करप्शन की। और करप्शन सिर्फ सरकारी तंत्र में ही नहीं है, करप्शन बहुत सारी जगहों पे है। अब हर आप जगह पे स्कूल में, अब भारत के हर उसमें आपको भ्रष्टाचार देखने को मिलेगा, यहाँ तक कि बिल्कुल बिल्कुल, शिक्षा, छोटे जी बच्चों हाँ की हाँ, शिक्षा, यानी जो इतना महत्वपूर्ण विषय है हमारे हम्म, भारत के भविष्य की जो बात है, उसमें भी भ्रष्टाचार है। यहाँ तक कि मिड डे मील में सबसे ज्यादा बिल्कुल देखा गया है अभी तक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
वैसे ही मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे हमारा जो संविधान है इसमें ऐसा बताया गया है कि जो भी हमारे पर्सनल लाइफ में या हमारे सोशल लाइफ में जो भी हमें प्रॉब्लम्स आती हैं या हमारे साथ कोई क्रिमिनल एक्सीडेंट हो जाता है या जो भी केस होते हैं, क्रिमिनल केसेस होते हैं, इसके लिए हमें कोर्ट में जाना चाहिए। तो बट अगर हम्म। कोई भी नॉर्मल व्यक्ति, आम इंसान आज की तारीख में अगर कोर्ट जा रहा है तो उसका सबसे पहला थॉट तो ये आएगा कि अरे अब तो गए पैसे। तो ये जो एक मेंटालिटी है, ये सिर्फ एक मेंटालिटी नहीं है, ये एक सच बात है कि आज हम कोई से भी सरकारी दफ्तर में चले जाए, भले ही हम छोटी सी छोटी जो हमारा नॉर्मल कोर्ट जो होता है, हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिटी लेवल पे जो कोर्ट्स होते हैं, अगर हम यहाँ लोग चले जाए। न्याय लेने में इतना डरते हैं कि जीवन बीत जाएगा, उनकी चप्पलें घिस जाएंगी, लेकिन न्याय नहीं मिलेगा उनको। और ये बात बिल्कुल सच भी है। अगर आप देखें तो एक मतलब आप अगर आप कोर्ट चले जाओ, गलती से भी आपका कोई काम आ गया कोर्ट का और आप गए, तो ये तो आप समझ लीजिए कि 6 महीने तक तो आपका कोई वो काम होने ही नहीं वाला है। लोग इतना घबरा चुके हैं कोर्ट जाने से कि अब वो लोग मतलब उन लोगों ने न्यायपालिका पे से तो विश्वास ही उठा लिया है अपना। उनको हम्म। ऐसा लगता है, उनको ऐसा लगता क्या है, और ये बात तो बिल्कुल सच है कि वहां पे मतलब इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है कि आप वहां घुसो तो एक जो छोटी सी वहां पे फोटोकॉपी वाले की जो दुकान होती है, और बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि अगर हम डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं, अगर हम किसी भी काम के लिए कोर्ट जाते हैं, हमारे हम डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं वहां पे जो फोटोकॉपी वाला जो होता है, वो तक हम्म। 1 रुपए की फोटोकॉपी आपको 5 रुपए में करके देगा, और आपको वो करवानी भी पड़ेगी क्योंकि आपकी हम्म। डिमांड है वो। बट हाँ। अगर आप देखो तो आप मतलब आप कोर्ट में आपने एक तो अपना प्राइवेट शॉप खोल रखा है फोटोकॉपी का, उसके बाद आप लोगों से डबल रेट चार्ज कर रहे हो, तो ये करप्शन नहीं है तो क्या है? पर लोग इसके बारे में आवाज नहीं उठाते क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि आवाज उठा के होगा क्या, हमें क्या मिलेगा आवाज उठा के, और बल्कि कहीं ना ये कहीं जो। लोग खुद सोचते हैं कि वो थोड़ी घूस दे देंगे या इस हाँ करप्शन का एक हिस्सा बनेंगे तो उनका काम जल्दी होगा। तो कहीं ना नहीं, कहीं लोग भी इसमें शामिल हैं, हम भी मैं शामिल है, ऐसा जनता शामिल है। मैं ऐसा कहना चाहूंगी कि सबसे ज्यादा अगर भ्रष्टाचार में किसी का हाथ है तो वो हम आम जनता का ही है। हमें ऐसा है कि हमें अपना काम जल्द से जल्द करवाना चाहिए, जल्द से करवाना है। जल्द होना चाहिए हमारा काम। पर ये जो है, ये मेंटेलिटी एक बहुत गलत मेंटेलिटी है। और यही अगर हम हमारे संविधान के बारे में बात करें तो हमारा संविधान कहता है कि राइट टू इंफॉर्मेशन, जो आरटीआई होता है, आरटीआई एक बहुत बड़ी टर्म है लेकिन फिर भी लोगों को अपने हक की मतलब जो भी उनकी समस्या है, उनके राइट टू इंफॉर्मेशन में उन लोगों को कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है। हम्म। संविधान में बोल रखा है राइट टू इंफॉर्मेशन, बट ये सिर्फ ऐसा लगता है जैसे सिर्फ लिख रखा है, एक लाइन लिख दी है, इसके लिए कोई प्रॉपर तरीके नहीं है। अगर आज आप कोई भी सरकारी दफ्तर में चले जाओ, आपको आपकी इंक्वायरी निकालनी है, आपका कोई केस चल रहा है, आपको इंक्वायरी निकलवानी है कि मेरा केस का प्रोसीडिंग कहाँ तक पहुंचा, तो ऐसा होगा कि आपको घूमना पड़ेगा उसके लिए। आप 1 दिन आए, 2 दिन आए, 3 दिन आए, 4 दिन आए, आपको कुछ पता नहीं चलेगा, फिर आपको बोलेंगे कि आप ये फॉर्म भर दीजिए। हाँ, हम्म। 6-7 दिन बाद आपको बोला जाएगा कि आप ये फॉर्म भर दीजिए। फिर 6-7 दिन के बाद आप 1 से 1.5 महीना वेट कीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि अच्छा आपका केस का प्रोसीडिंग यहाँ पहुंचा है। तो हाँ। ये जो हमारे संविधान में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं, लोगों को पता हम्म। है हमारे राइट्स क्या है, बट फिर भी मतलब एक तरीके से देखा जाए तो राइट्स का तो कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि लोगों को उनके राइट्स के मुताबिक काम तो मिल ही नहीं रहा है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारी जो न्यायपालिका है, इसमें एक सबसे बड़ी खामी ये है कि इसमें जो भी केस रहते हैं वो काफी लेट लेट उनके नतीजे काफी लेट आते हैं, जो कि काफी गलत है। 1 साल 10 साल बस प्रोसीडिंग्स पे प्रोसीडिंग्स होती जाती हैं, लेकिन न्याय नहीं मिल पाता लोगों को समय पे। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं कि जो हमारे मतलब मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए कि जो हमारा राज्यसभा है और ये सब है, इनमें हमारे जो ऐसा हम कह सकते हैं जो हमारे हिस्टोरिक हीरोज हैं, जो हमारा एक इंडिया मतलब भारत भारत जो है, उनका एक बहुत ही हिस्ट्री जो रही है वो काफी अच्छी हिस्ट्री रही है। अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे
शाही परिवार हैं जिन लोगों ने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है, अंग्रेजों से लड़े हैं, मुगलों से लड़े हैं, मगर इन लोगों को रिकग्नाइजेशन नहीं मिल पाता, इनकी कोई पहचान नहीं है। मतलब हमारी हिस्ट्री जो है वो पूरी तरीके से देखा जाए तो वो पूरी तरीके से व्हाइट वॉश हो चुकी है। और व्हाइट वॉश भी इसलिए हो चुकी है क्योंकि मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताती हूँ इसका, कि हमको हिस्ट्री पढ़ाई जो जाती है वो स्कूल में पढ़ाई जाती है। अब स्कूल में हम हिस्ट्री की क्लास में हमारे इंग्लिश की जो हिस्ट्री की बुक्स होती हैं उसमें आप देखना आपको पढ़ाया जाएगा शाहजहां के बारे में, अकबर द ग्रेट, अकबर द ग्रेट। लेकिन हमको छत्रपति शिवाजी के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है। छत्रपति शिवाजी का इतना सा पैराग्राफ होगा और अकबर द ग्रेट का एक पूरा चैप्टर होगा। जबकि अगर हम इतिहास के पन्नों में पीछे जाकर देखें तो अकबर जो था वो तो एक बहुत ही क्रूर राजा था, उसे आप ग्रेट कैसे बोल सकते हो? वो उसकी इतनी रानियां थी, चलिए ठीक है रानियों की बात हम छोड़ देते हैं, बट अगर हम देखें तो वो तो लोगों को मार मार के उनसे काम करवाता था। लोकतंत्र तो तब था ही नहीं, तो लोग आवाज नहीं उठा पाते थे उनपे, वो तो गुलामी करते थे उनकी। पर अगर हम दूसरी तरफ देखें तो हमारा जो हिंदू सम्राट के जो बहुत सारे ऐसे राजा हैं जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज हो गए, तो इन लोगों ने बहुत कुछ हमारे देश को दिया है। और अगर हम मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि अगर मराठा सम्राट नहीं होता तो शायद आज भी हम अंग्रेजों के गुलाम ही होते, मगर फिर भी इनको कोई पहचान नहीं मिल पाई। तो मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए कि जो हमारे हिंदू शाही परिवार हैं जैसे मेवाड़ हो गए और हमारे कोल्हापुर के जो हमारे कोल्हापुर का जो शाही परिवार है वो हो गए, उसके बाद जोधपुर, जैसलमेर, मेवाड़, पटियाला हाउस जो है, वहाँ के जो ये जो शाही परिवार हैं इन्हें हमें अपॉइंट करना चाहिए ताकि इन लोगों को एक पहचान मिले और हमारा जो भारत देश है वो ये कभी ना भूले कि हमारा जो हिंदू राष्ट्र रहा है और जो हमारे इतनी ऐतिहासिक जो हमारा एक ऐतिहासिक रूट्स है हमारी, वो कभी नहीं भूले। तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए हमारे देश में, क्योंकि जो हमारी आने वाली जनरेशन है उन्हें शायद कभी पता ही नहीं चल पाएगा कि हमारा जो देश में जो हिंदू राजा रहे हैं, छत्रपति शिवाजी हो गए, इनका मराठा सम्राट का कितना ग्लोरियस हिस्ट्री रही है और एक बहुत बड़ा योगदान है इनका हमारी हिस्ट्री में। ऐसे महान परिवारों से जो हमारी रूट्स जुड़ी हुई हैं इतिहास की, वो हमें नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसे हम हमारे आर्मी ऑफिसर्स हैं जैसे जो शहीद हो चुके हैं, उनके परिवार, उनकी पत्नियां, उनकी माँ, उनके बच्चे, हाँ, उनको भी हमें कहीं ना कहीं सरकार में जगह देनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल वो बिल्कुल ऐसी जगह से हुए हैं और उन्होंने इतना संघर्ष देखा है। उनके बिल्कुल अंदर जो राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति की भावना है, वो एक साधारण इंसान में नहीं आ सकती है। बिल्कुल। और मतलब मैं ये भी कहना चाहूंगी, इसका अब आर्मी की हमारी बात निकली है तो कहीं भी हमारे संविधान में जो हमारे आर्मी में जो लोग काम कर रहे हैं, जो सेना में है, मतलब आप देखिए वो बिल्कुल ही निस्वार्थ भाव से हमारे देश की सेवा करते हैं, मगर फिर भी अगर वो शहीद हो जाते हैं तो उन्हें क्या मिलता है? एक ताबूत, और सरकार उनको थोड़ा सा मुआवजा दे देती है, मुआवजा, बस। और मुआवजा देकर हम भूल जाते हैं, मगर ये चीज बिल्कुल गलत है। आप देखिए कि वो लोग निस्वार्थ भाव से पूरी देश में हमारी सेवा करते हैं, वो आज हम हमारे घरों में सुरक्षित हैं सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से। और आप देखो तो उन लोगों के पास हथियार भी इतने एडवांस टेक्नोलॉजी के नहीं होते हैं जिससे वो लड़ सकें। उन लोगों को उनके लिए सरकार क्या करती है? और उसके बाद अगर कोई भी जवान हमारा शहीद हो जाता है तो कुछ नहीं होता है, 4 पैनलिस्ट को, 4 बुद्धिजीवियों को बुला लेते हैं, उन पे चर्चा करने लग जाते हैं कि ये खामी थी, वो खामी थी, लेकिन कोई भी इस बारे में बात नहीं करता है कि सरकार ने उनको कितने मजबूत हथियार दे दिए थे कि जिससे वो उन दुश्मनों से सरहद पे जाके लड़ सके। सरकार ने आखिर ऐसा क्या कर दिया उनके लिए? और सबसे चौंकने वाली बात तो ये कि आम जनता जो है, हमारी जो आम जनता है, वो इस बात की जरा सी भी, मतलब वो इस बात से क्या वाकिफ नहीं है? क्या लोगों को इतनी समझ नहीं है, या लोग इतने सजग नहीं है जो इन पे आवाज नहीं उठाते हैं कि नहीं ये गलत है? सरकार को मुआवजे के साथ ही उन लोगों को शामिल करना चाहिए हमारे सरकारी तंत्र में। उनके जो परिवार वाले हैं उनको सरकारी तंत्र में शामिल करना चाहिए ताकि वो लोग समझ सकें, ताकि हमारी सरकार और आम जनता समझ सके कि
जो एक सैनिक होता है या एक आर्मी ऑफिसर होता है, आर्मी चीफ होता है, उस पर क्या गुजरती है। और अगर वो शहीद हो जाता है तो उसकी जो शहादत है वो किसी भी तरह से वो वेस्ट नहीं जानी चाहिए, मतलब कि वो बर्बाद नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह से एक सैनिक की शहादत। सरकार को उनके बीवी बच्चों को शामिल करना चाहिए इस तंत्र में, ताकि लोग भी समझ सकें कि नहीं, जो हमारा सैनिक बल है वो काफी निस्वार्थ भाव से हमारी सेवा कर रहा है। हाँ, और उसका फायदा उनके परिवार को भी हो और सरकार को हो और बाकी बिल्कुल हम लोगों बिल्कुल। को भी उसका फायदा होगा साथ ही अगर में वो लोग। इसमें हाँ, और मैं एक चीज और इसमें आपको बताना चाहूंगी कि जो हमारे लोअर कोर्ट्स होते हैं, इनमें ऐसा होता है कि जो भी जजमेंट रहता है वो बहुत ही लेट लेट आता है। तो इसमें ऐसा हम्म होना चाहिए कि लोगों को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। जो हम्म हमारा जो हमारा लोअर कोर्ट होता है, इसी में ही सारे केसेस का सोल्यूशन मिल जाना चाहिए। और हाँ। कोर्ट प्रोसीडिंग्स इतनी फास्ट होनी चाहिए कि लोगों का न्यायपालिका पे से विश्वास नहीं उठना चाहिए। क्योंकि जो हमारा संविधान है उसमें हमें बोला गया है कि अगर आपको न्याय पाना है तो आपको न्यायपालिका जाना पड़ेगा, और हमारे जो न्यायपालक हैं उनको हमें न्याय देना पड़ेगा, वो उनका काम है। पर हम्म यहाँ ऐसा लगता है कि ये जनता का काम है उनसे न्याय लेना। मतलब कि ठीक है, जनता का काम है उनसे न्याय लेना, बट उनका सबसे बड़ा धर्म है ये कि हमें न्याय वो दें, क्योंकि न्याय हमारा अधिकार है। बिल्कुल सही कहा आपने समीक्षा में। और इसमें ये भी होना चाहिए कि जो हमारा न्यायपालिका है उसमें जो करप्शन रेट है वो काफी कम हो जाना चाहिए। क्योंकि जब तक न्यायपालिकाओं में से करप्शन नहीं हटेगा तब तक के लोग डरते रहेंगे न्यायपालिका में जाने के लिए। और ये जो डर है, ये डर हमको निकालना है लोगों में से। बिल्कुल सही बात है ये। आप देखिए हमारा जो देश है उसमें मतलब कि 29 स्टेट्स हैं, 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के, प्रजाति के लोग रह रहे हैं। हम हम्म एकता के साथ रहते हैं, मगर कुछ ऐसे असामाजिक तत्व कह लीजिए जो कि इस एकता को भंग करते हैं। मगर फिर भी लोग इसको समझते नहीं है। लोगों को ये बहुत समझने की जरूरत है कि आखिर हमारा जो संविधान है वो उसमें संविधान में अब ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसी खामियां हैं, जब भी आज हम इस मोड़ पर आकर खड़े हैं। जो संविधान की जो खामियां हैं वो बहुत ही ऐसा कह सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ी मूल जड़ है जिसकी वजह से हम आज इस मोड़ पर आकर खड़े हैं हमारे देश में। और मैं इसमें ये भी बोलना चाहूंगी कि जो हमारा ऐतिहासिक, जो हमारे हिस्टोरिकल हीरोज रहे हैं, जैसे चंद्रशेखर आजाद देख लीजिए, भगत सिंह देख लीजिए, इन लोगों ने बहुत कुछ किया है हमारे देश में। बहुत कुछ इनका एक बहुत बड़ा योगदान है हमारी आजादी में। और हम इनकी ही बात क्यों कर रहे हैं? आप देखिए कि हिंदुस्तान जो है उसमें भगवान राम, ब्रह्मा विष्णु महेश, मतलब ये जो भगवान है इनका सनातन धर्म से एक बहुत बड़ा नाता है। अब आप देखिए कि आज ही हम्म मैंने ऐसा न्यूज में देखा है कि जो हमारा राम मंदिर है वहां पे से आज हमको बहुत हम्म सारी शिलाएं मिली हैं, मूर्तियां मिली हैं। अगर हम वही सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई देखें और हम जो उस टाइम जितने भी डिबेट हुए थे, जो बुद्धिजीवियों ने बोला था कि अगर राम मंदिर वहां है तो उसका सबूत क्या है, तो आप मुझे हम्म भारत जो है वो एक हिंदू हिंदू देश है, ठीक है। यहाँ पर हम्म सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है, और ये मैं नहीं, ये लोग बोलते हैं कि सनातन धर्म जो है वो हम्म सबसे पुराना धर्म है। अगर राम लल्ला यहाँ नहीं जन्मे होंगे तो फिर वो कहाँ जन्मे थे? तो हम्म ये तो मतलब आप कैसे इस पे आप आवाज उठा सकते हो? और लोग ऐसा कहते हैं कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए? अगर हिंदुस्तान में, भारत में राम मंदिर नहीं बनेगा तो फिर किसका मंदिर बनेगा? बिल्कुल अब सही मैं कहा आपने। बस यहीं इसको हम कंक्लूड करेंगे ये कहकर कि हम्म एक तो हमारी शिक्षा प्रणाली है उसमें सबसे पहले तो जो हमारी
हिस्ट्री की जो किताबें हैं, हमारी जो हिस्ट्री की किताबें हैं, उसमें लोगों को सबसे पहले तो ये बताना चाहिए कि हमारा जो हिंदू ही नहीं, हमारे जो मुगल, जो हमारे मुगल थे, उनकी हिस्ट्री पढ़ाना ही बंद कर देनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। और जो छत्रपति शिवाजी हैं, इनकी हिस्ट्री पढ़ाइए आप बच्चों को, तो इन्हें पता चलेगा कि हमारे जो मराठा साम्राज्य है, इन्होंने कितना कुछ दिया है हमारे देश को। और साथ ही साथ अगर हम हमारा राजस्थान का राजघराना देखें, तो इन्होंने मेवाड़ देखे, इन्होंने पृथ्वीराज चौहान की बात करें, हम पृथ्वीराज चौहान को हम कैसे भूल सकते हैं, उन्होंने तो हमें मतलब उनके बारे में तो जितनी बात की जाए उतनी कम है, मगर फिर भी लोग इसे याद नहीं रखते हैं। आप देखिए, आपको मुगलों के आपको उंगलियों पे नाम याद होंगे, मगर यहीं हम पृथ्वीराज चौहान का नाम याद करना भूल जाते हैं, हम छत्रपति शिवाजी का नाम याद करना भूल जाते हैं। तो हमें इनको एक पहचान देनी चाहिए, और ये हमारा काम है कि हम इन्हें पहचान दे सके, क्योंकि हम इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, हम मीडिया कर्मी हैं, तो हमारा ये काम होता है कि हम लोगों को इसके बारे में वापस याद दिला सके कि हमारा जो सनातन धर्म था वो क्या बिल्कुल धर्म सही था। बात। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में इतने उलझ के रह गए हैं कि हम हमारा जो सनातन धर्म है उसके बारे में हम भूल चुके हैं पूरी तरीके से, जो कि काफी गलत है। और हम दूसरी पाश्चात्य संस्कृतियों की तरफ खिंचे चले जा रहे बिल्कुल, हैं, हम उन्हें बिल्कुल, अपनाने लगे हैं, बल्कि हमारा बिल्कुल, धर्म दुनिया का सबसे बड़ा है, इसमें इतनी सारी चीजें। बिल्कुल। और जो सनातन धर्म है, वो मतलब लोगों को तो सीखना चाहिए। सनातन धर्म केवल धर्म नहीं है, वो एक जीने का सलीका है मेरे तरीका हिसाब। है। बिल्कुल। और हम संविधान में और हमारे राइट्स में और हमारे इसमें इतने उलझ के रह गए हैं कि हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हम क्या पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। और आप कुछ कहना चाहोगे? बस यही कि हमें, हमारी संस्कृति इतनी विशाल है, दुनिया की सबसे विशाल संस्कृति है हमारी, तो हमें उसको अपनाना चाहिए। हमें हमारे इतिहास में इतने महान लोग हैं, हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, ना कि उन लोगों से जिन्होंने बाहर से आके हम पे शासन किया, हमारे बिल्कुल, देश का सारा धन लूटा। इन सब से नहीं, जो हमारे देश में थे, जिन्होंने इसके खिलाफ लड़ा, उन लोगों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। बिल्कुल। मैं बिल्कुल सहमत हूँ शिखा आपकी बात से। बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा के आपका लिए। भी बहुत बहुत धन्यवाद।